लास्ट क्लास में हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आज की जो क्लास है हम उस क्लास में डायमेंशन से एनालिसिस करेंगे और हम अलग अलग क्वेश्चंस को करने का जो मेथड है उसे सीखेंगे। बेसिकली इसमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और कंपटीशन में भी इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको इस क्लास को अच्छे से समझना है। जो सबसे पहली जो टाइप है इसमें डायमेंशन एनालिसिस में, उसमें हमको जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर एक इनकरेक्ट या करेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ आता है और फिर हमें बोला जाता है कि चेक कीजिए कि वेदर द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट। हमें ये पता लगाना होता है कि ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है या नहीं है। तो इसका आंसर यस और नो में ही होगा। हमें यस और नो में बताना है कि फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए, टू चेक द गिवन फॉर्मूला हमारा टॉपिक हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमको दे दिया जाता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो MAL से गिवन है। M जो है इसमें U पोटेंशियल एनर्जी है, M मास ऑफ द बॉडी है, A एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है और L जो है वो हाइट या डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट है, वो आपको दे दिया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इनकी डायमेंशंस को चेक करेंगे। पहले LHS में डायमेंशन लिखते हैं। LHS में पोटेंशियल एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे M1L2T-2। ये हम पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन लिख देंगे। अब हम लिखेंगे मास का डायमेंशन M1, फिर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन का डायमेंशन L1T-2, फिर हम लिखेंगे डिस्टेंस का डायमेंशन L1। अब हम इसका RHS जो है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। जो क्वांटिटी सेम है, जैसे लेंथ और लेंथ की डायमेंशन को ऐड करना है, L की जो पावर से उनको ऐड कर दीजिए। तो M1 और L के ऊपर ये 2 बार 1 है तो L2T-2। तो अब आपने देखा दोनों साइड में डायमेंशन सेम आ रही है। LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन M1L2T-2 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो गिवन फॉर्मूला है वो करेक्ट है। ठीक है, अब हम इसका एक सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी है वो दे रखी है MV3। हमें इसको चेक करना है। अब हम इसे कैसे चेक करेंगे? तो एनर्जी जो है उसका डायमेंशन M1L2T-2 हो जाएगा, मास का डायमेंशन M1 हो जाएगा, वेलोसिटी है यहाँ पे ये V वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1T-1 और यहाँ पे होल पावर 3 आ जाएगा, तो M1L3T-3 हो जाएगा। इस तरफ आ रहा है M1L2T-2। तो देखिए LHS में जो वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है M1L2T-2 और RHS की वैल्यू आ रही है M1L3T-3। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए। तो जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 में जो गिवन फॉर्मूला है, ये गिवन फॉर्मूला इनकरेक्ट था। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट का फॉर्मूला जो है उसको हमने सीख लिया है। अब हम एक थर्ड एग्जाम्पल और लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमें दे रखा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर इज 2π√L/G। ये एक कोई फॉर्मूला दे दिया। पहले तो हमें फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि ये टाइम पीरियड है, 2π कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ पेंडुलम है और G जो है आप लोगों को पता ही है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, यानी एक एक्सेलरेशन ही है। अब हमें चेक करना है तो हम इसे चेक करेंगे। ये टाइम पीरियड है तो यहाँ हो जाएगा M0L0T1 या सिंपली हम इसको T1 भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 का कोई डायमेंशन नहीं है, पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम इसको चेक नहीं कर पाएंगे कि 2 और पाई जो है 2π लिखा हुआ सही है या
रॉन्ग है। तो ये हमारे डायमेंशन एनालिसिस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर किसी फॉर्मूले में कांस्टेंट गिवन हो तो हम उस कांस्टेंट की वैलिडिटी को चेक नहीं कर सकते हैं कि वो जो गिवन कांस्टेंट है वो वैलिड है या इनवैलिड है, हमें ये पता नहीं चलता है। तो 2 पाई जो है इसको हम चेक नहीं कर पाएंगे। अब हम लिख देते हैं अंडर रूट का साइन लगा देते हैं और L लेंथ का डायमेंशन L1 हो जाएगा और एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो होगा L1 t-2 हो जाएगा। अब ये L1 से L1 कट हो जाएगा, L1 कट हो जाएगा और t की पावर -2 ऊपर जाके t की पावर 2 बन जाएगा और यहाँ पे t की पावर 2 से ये जो अंडर रूट होता है उसमें पावर हाफ होती है। ये कंसेप्ट सिखाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल लिया है कि जो अंडर रूट होता है उसमें पावर हाफ हो जाती है, तो इसकी जो पावर है वो हाफ हो गई। इस तरफ हमारा डायमेंशन चल रहा है t1 ही लिख देते हैं, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, t1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा क्वेश्चन के अंदर जो गिवन फॉर्मूला है वो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में हमको ये कंसेप्ट पता चल गया कि जो पावर होती है वो अंडर रूट से कट के हाफ हो जाती है। अगर यहाँ पे 4 होता तो 2 हो जाता, 6 होता तो 3 आ जाता। ठीक है, इसके बाद में हम एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो हमारी बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि एक बच्चा है वो एग्जाम देने जाता है और एक आइंस्टीन का फेमस फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले के अंदर वो ये भूल जाता है कि इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर है। देखो मैं वापस बताता हूँ आपको कि एक आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो मास होता है उसका फॉर्मूला है। तो एक बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसको आधा ही फॉर्मूला याद रहता है, उसको पता होता है इधर मास है, इधर v² है, स्पीड है, लेकिन उसको इतना पता होता है कि इस क्वेश्चन में लाइट की स्पीड जो है c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। अब वो ये भूल जाता है कि ये c इस फॉर्मूले में कहाँ पर है, या तो वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मल्टीप्लाई में हो सकता है, डिवाइड में हो सकता है, अंडर रूट के बाहर हो सकता है, वो ये भूल गया। अब ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो अब वो डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कैसे इस फॉर्मूले को वापस करेक्ट कर सकता है, हम इसको फॉर्मूले को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसको हम सीख रहे हैं। तो देखिए LHS में ये मास गिवन है, इसका मतलब LHS तो m1 ही रहेगा। अब RHS को भी m1 बनना पड़ेगा तभी ये फॉर्मूला जो है वो करेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये m0 रेस्ट मास है, इसका भी डायमेंशन m1 है। ये मूविंग पार्टिकल का मास है, जो पार्टिकल चलता है उसका मास है, और ये स्टेशनरी रुके हुए पार्टिकल का मास है, मास यानी द्रव्यमान होता है m1 हो जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट लगाएंगे 1 माइनस ये है स्पीड का डायमेंशन होता है L1 t-1 और यहाँ पे पावर आ जाएगी 2। अब ये चीज तो इसके बराबर आ नहीं रही है, देखो ये चीज इसके बराबर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूले के अंदर कुछ न कुछ गलती है, तो अब उस गलती को हम रेक्टिफाई कैसे करें, उसे सही कैसे करें। तो हम क्या करेंगे कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका स्क्वायर करते हैं, L1 t-1 का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो देखो हमारा फॉर्मूला एकदम सही बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा कि ये पावर और ये पावर कट हो जाएगी, ये दोनों पावर आपस में कट हो जाएगी, LHS में m1 आ जाएगा और RHS में m1 आ जाएगा और हमारा फॉर्मूला सही हो जाएगा। इसका मतलब जो ये L1 t-1 स्पीड ऑफ लाइट जो है ये फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे नीचे स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, यानी इसका जो करेक्ट फॉर्मूला है वो हम थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा m=m0 1 माइनस v²/c², ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने ये एक क्वेश्चन देखा। तो इस तरह से हम अगर कोई क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला भूल जाते हैं एग्जाम के अंदर या कहीं पर भी,
तो हम जो हमारा फॉर्मूला है उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये यहाँ पे m0 यहाँ पे ये पावर हाफ होती है, ये -1 होती है, ये मैं थोड़ी से यहाँ -1 होता है यहाँ पे पावर, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पावर यहाँ पे -1 होती है। ये राइट फॉर्मूला है। तो ये हमने एक मन से क्वेश्चन बना लिया था और इस तरह से हमने देखा कि डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम कैसे कभी भी अगर फॉर्मूले में अगर मान लो भूल जाए तो कैसे हम फॉर्मूले को वापस सही कर सकते हैं। अब हम सेकेंड डायमेंशन एनालिसिस का जो टाइप पढ़ेंगे, डायमेंशन एनालिसिस में सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो है टू एस्टैब्लिश relation between various quantities अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आओ अब अपन इसका जो सेकेंड टाइप है इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस फर्स्ट एग्जांपल में हमको ये दे रखा है कि वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट depends on mass, acceleration, work done by an object depends on mass, acceleration and displacement. Then establish a relation among them by using dimension analysis. हमें उनके बीच में एक रिलेशन निकालना है डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। तो देखो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना है, आंसर इसका इजी लिया जाएगा। सबसे पहले दे रखा है वर्क डन। वर्क डन मतलब हो गया W। ये डिपेंड करता है मास पर, तो डिपेंड करता है तो आपको यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाना है। किस किस पे डिपेंड करता है? मास पर, एक्सेलरेशन पर और तीसरा दे रखा है डिस्प्लेसमेंट पर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट के या x या कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो एक कांस्टेंट आप k लगा लेना। m की जो पावर है उसको आप मान लो x, a की पावर को मान लो y, s की पावर को मान लो z। तो इस तरह से x, y, z आप ऊपर इसके पावर मान लोगे। अब आपको सिंपल इनकी डायमेंशन लिख लेनी है, कंपेयर करके x, y, z की वैल्यू निकाल लेनी है और इस इक्वेशन में वापस वैल्यू रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। शायद समझ में नहीं आया होगा क्या बोला, इतना लंबा क्वेश्चन करके देखते हैं, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। वर्क डन जो है उसका डायमेंशन है m1 L2 T-2। ये कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं है। मास का डायमेंशन है x की पावर m1, यहाँ पे पावर x आ जाएगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन है L1 T-2, यहाँ पे y आ जाएगा। और s का डायमेंशन है L1, यहाँ पे पावर z आ जाएगा। अब ये x, y, z को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, m1 L2 T-, ये 1 से x को मल्टीप्लाई करो, mx हो गया। y से इन दोनों की पावर को मल्टीप्लाई करो, Ly T-2y हो गया।
y से 1 से z को मल्टीप्लाई करो, l की पावर z हो गई। अब जिनके बेस सेम है उनकी पावर ऐड करो। देखो l और l की पावर्स ऐड हो जाएगी, l और l वाले जुड़ेंगे तो बन जाएगा mx l y प्लस z t की पावर माइनस 2y, यहाँ आ जाएगा m1 l2 t माइनस 2। अब कुछ नहीं, सिंपल दोनों तरफ m की जो डायमेंशंस हैं उनको कंपेयर करवा देना है। यहाँ पर x है, उधर 1 है, तो यहाँ लिख दो x इक्वल्स टू 1। ये आ गया। x y z तीनों की वैल्यू निकालनी है। पहले y की निकाल लेते हैं। देखो दिमाग लगाओ, पहले y निकलेगा फिर y प्लस z निकालना, समझ गए ना, तब आपका z निकलेगा। तो पहले इधर क्या दे रखा है, माइनस 2y। यहाँ पे टाइम के ऊपर पावर क्या है, माइनस 2y। उधर टाइम के ऊपर पावर क्या है, उधर टाइम के ऊपर पावर है माइनस 2। माइनस 2 से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब z की निकालो। z की कैसे निकलेगी, इधर दे रखा है y प्लस z, उधर दे रखा है 2, तो यहाँ लिख दो y प्लस z इज इक्वल्स टू 2। तो z की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस y की वैल्यू क्या है 1, तो 2 माइनस 1, तो z की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमारे पास में जो z है, z की वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई और z की वैल्यू 1 आ गई। x y z वापस आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। यहाँ पे इसके बाद में लिख दो पुट वैल्यू ऑफ x, y, z इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट वर्क डन आ जाएगा कि m x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास में वर्क डन का फॉर्मूला जाएगा KMAS। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें एक लिमिटेशन ये है कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है, वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो हम इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें यह नहीं पता चलेगा कि जो क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू है, जो k है, उसकी क्या वैल्यू है वो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। हम केवल एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फॉर्मूला इस मेथड के थ्रू फॉर्मूले को हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डायमेंशन एनालिसिस के साथ साथ में उनके क्या ड्रॉबैक्स है, ये ड्रॉबैक्स भी आपको हमेशा याद रखने हैं। तो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में हमारा थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें ये होता है कि हमें अननोन जो क्वांटिटी होती है उसका डायमेंशन फाइंड आउट करने होता है। ये थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। इसमें मैं आपको एक ही एग्जांपल की प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि बाकी सबका प्रोसीजर सेम रहेगा, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको मेथड पूरा समझा दिया अच्छे से। इसके बाद में हम जो है क्या करेंगे कि थर्ड टाइप को समझेंगे। ये थर्ड टाइप है। इसमें क्या होगा,